भारत के तमाम किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपका शुभचिंतक अमोल पाटिल पाटिल बायोटेक तंत्रज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने पे और साथ ही साथ बहुत से छोटे छोटे सब्जेक्ट है जो ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी सारे किसानों के जो सवाल मुझ तक आए उनका जवाब, उनके लिए एक सलाह मैं देना चाहूँगा। आज का हमारा शेड्यूल ऐसा है कि हम मिर्च पे बहुत ही ज़रूरी सलाह देना चाहेंगे, जो सलाह मैंने 15 दिन पहले भी दी थी और उसके बहुत लाजवाब रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। तो उसकी एक छोटी सी सलाह मैं शुरू में दूंगा। बाद में तुअर पे, अरहर पे एक बहुत ही ज़रूरी सलाह जो बारिश हो रही है उसके वजह से देना ज़रूरी है। कॉटन पे एक छोटी सी सलाह रहेगी। फिर चना पे भी एक सलाह छोटी सी रहेगी। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पाटिल बायोटेक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे नए नए टॉपिक को लेकर मैं आप तक पाटिल बायोटेक तंत्रज्ञान लेके आऊँगा और आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी। पाटिल बायोटेक का फेसबुक पेज भी आप लाइक कीजिए, ताकि आपको समय समय पे उसकी जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो हमारा पाटिल बायोटेक इस नाम से टेलीग्राम चैनल भी, आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक ये ढेर सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, एक छोटी सी सलाह और रहेगी। जैसे ही ये लाइव प्रोग्राम अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर आपके पास नोटपैड और पेन रखा होगा तो आप ज़रूर कुछ सलाह मैं ऐसे देना चाहता हूँ कि आप उसको नोट डाउन करें। अगर नहीं रखा है तो आप अपने पास नोटपैड और पेन रख लें। साथ ही साथ नीचे स्क्रीन पे सारे स्टेट्स के, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उसके नंबर्स नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं। होता यह है कि सारे लोग मुझे ही फ़ोन करते हैं और मैं इतने लोगों को जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या डिफ़िकल्टी हो जाता है। तो अगर आप आपके एरिया के जो हमारे टेक्निकल एडवाइज़र हैं उनको अगर आप कांटेक्ट करेंगे या उनको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे अगर फोटोग्राफ्स आपके फसल के जो भी दिक्कत है वो अगर भेजेंगे तो वही सलाह आपको मिलेगी। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उसको आप नोट डाउन करें। दोस्तों, गन्ना एक बहुत ही ज़रूरी फसल है और भारत के जितने भी कैश क्रॉप होते हैं भारत में, उनमें सबसे महत्वपूर्ण फसल है। लगभग 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी इस फसल पे डिपेंड है, जैसे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु, गुजरात और कुछ हद तक मध्य प्रदेश। भारत में बहुत बड़े पैमाने पे गन्ने की खेती होती है, लेकिन आज भी अगर हम हमारा गन्ने का पर एकड़ एवरेज अगर देखें तो 25 से 30 टन पर एकड़ के ऊपर हम नहीं है। रिकवरी हमारा 8 to 9% के आसपास आज भी है। बहुत ऐसे किसान हैं जो 80 टन, 90 टन, 100 टन या उसके ऊपर भी जा चुके हैं या कंटिन्यू वो 80 से 100 टन का उत्पादन पर एकड़ ले रहे हैं। तो 100 किसानों में से अगर 10 फार्मर 60 से 100 टन का उत्पादन लेंगे तो देश का एवरेज यील्ड जो है पर एकड़ या पर हेक्टर का वो नहीं बढ़ेगा। या फिर 90 किसान जो आज भी 30 टन, 40 टन, 50 टन या 60 टन का उत्पादन ले रहे हैं तो उसमें जो मुनाफा होना चाहिए वो मुनाफा उनको नहीं होगा। तो दोस्तों, गन्ना एक ऐसी फसल है जिसको मैं बहुत ईमानदार क्रॉप कहता हूं। किसानों के जीवन में जो जो पार्ट या जो फसल उसके साथ है या जो प्राणी उनके साथ है, उसमें से 2 चीज़ों का मैं हमेशा जिक्र करता हूं। एक उसके पास होता है वो कुत्ता और दूसरा होता है गन्ना। मैं इसको ईमानदार फसल इसलिए कहता हूं दोस्तों कि चाहे जितनी धूप हो जाए, चाहे जितनी बारिश हो जाए, ओले गिरे या फिर बर्फ गिरे, ठंड पड़े, जो भी कुछ दिक्कतें आए, ये एकमात्र ऐसी फसल है कि हर दिक्कतों का सामना करके किसान को नुकसान में कभी भी नहीं डालती। हाँ, उसका प्रॉफिट का परसेंटेज कम हो सकता है, लेकिन ये बात तय है कि उसको जो भी होगा वो प्रॉफिट ही होगा, उसमें लॉस होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में कई ऐसे किसानों के गन्ने के खेत थे जो लगभग 1 सप्ताह तक पूरे पानी में थे, फिर भी उन किसानों को 30 टन, 40 टन, 50 टन पर एकड़ गन्ना हुआ।
और इतनी बड़ी विपदा में कोई भी फसल टिक नहीं सकती है। 10 से 12 दिन अगर वो फसल पानी में है तो शायद वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये ऐसी एकमात्र फसल है जो सारी दिक्कतों के बावजूद किसानों को अच्छा मुआवजा देने की ताकत रखती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली काम इसमें करें तो दोस्तों हम बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो हमें क्या क्या काम करना है उस पर मैं आगे जाऊंगा। सबसे पहले मैं जो कुछ चुनिंदा ऐसी सलाह है, मिर्च में, चना में, तुअर में, कॉटन में, और बारिश की एक सलाह है, बारिश का जो अनुमान है उस पर भी मैं बात करना चाहूंगा, ताकि लोग सतर्क हो जाए या लोग थोड़ा सा अपनी जो फसलें उनके पास है उसकी वो प्रिकॉशन ले सके। दोस्तों लगभग सभी जो वेदर फोरकास्टिंग है उन्होंने तो ये डिक्लेयर कर दिया है कि महाराष्ट्र में खास करके आने वाले 3 से 4 दिन यानी लगभग 15, 16 और 17 तारीख तक भारी बारिश के अनुमान है, भारी बारिश के आसार है। खास करके अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं तो अभी हैदराबाद से जो तूफान है, जो चक्रवात है, वो सोलापुर वाया मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र में खासकर सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है या सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है, तेज बारिश होने वाली है। सोलापुर, उस्मानाबाद, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, इन डिस्ट्रिक्ट में कल से बारिश हो रही है। आज, कल और परसों और ज्यादा बारिश के आसार होने वाले। मुंबई में या कोंकण इलाके में हम कह सकते हैं वहां भी बारिश के बहुत ज्यादा आसार दिख रहे हैं या बहुत हेवी रेनफॉल वहां पे हो सकता है। मराठवाड़ा में भी उस्मानाबाद, बीड, परभनी और हिंगोली, इन डिस्ट्रिक्ट में बारिश होने के आसार है। थोड़ा सा नांदेड़ और औरंगाबाद का कुछ बेल्ट है जहां पे बारिश के आसार कम दिख रहे हैं। विदर्भ में, नागपुर रीजन में बारिश होने वाली है, लेकिन मूसलाधार बारिश के कोई आसार नहीं है। फिर भी रबी जो फसलें का बुआई का जो सीजन है उसको थोड़े दिन के लिए अगर टाल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रही बात खानदेश की, तो खानदेश में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, खास करके उत्तर महाराष्ट्र जिसे कहते हैं उसमें धुलिया, नंदुरबार और जलगांव। तो धुलिया डिस्ट्रिक्ट और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में बारिश के ज़्यादा आसार है। कुल मिला के महाराष्ट्र के सभी किसानों को मैं एक सलाह ये दे सकता हूँ कि लगभग 19 या 20 अक्टूबर तक रबी में जितनी भी फसलें वो लेने वाले हैं, मक्का छोड़ के सारे फसलों की बुआई वो 20 तारीख तक टाल दे। हार्वेस्टिंग की जो फसलें जैसे सोयाबीन हो, बाजरा हो, मक्का हो, जवार हो, उनका हार्वेस्टिंग बारिश का आसार देख के, बारिश का अनुमान देख के ही उसका हार्वेस्टिंग का प्लानिंग किया जाए या फिर उसको ढक के रखा जाए। अब दोस्तों अगर मिर्च इस फसल पे बात करना मैं चाहूं तो लगभग पिछले 15-20 दिनों से मिर्च की जो बाजार है, मिर्च की जो रेट है वो बहुत तेजी में है। दो जो मेजर सेगमेंट है, एक जो डार्क ग्रीन वाला जिसको G4 सेगमेंट कहते हैं, जो थीका वाला शॉर्ट डार्क ग्रीन रहता है, उस सेगमेंट में रेट पिछले 2-3 दिनों में 80 रुपए से लेके 110 रुपए किलो तक हो गए। और जो लाइट पैरेट ग्रीन का सेगमेंट होता है, जिसको थोड़ा पिकेडोर सेगमेंट और थोड़ा लाइट पैरेट सेगमेंट में, पैरेट ग्रीन सेगमेंट में बोलते, जो थोड़ा जाड़ा मिर्च आता है, उसके रेट लगभग 50 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो तक है। तो रेट बढ़ने के वजह से जितने भी मिर्च के किसान हैं वो सब लोग अपने मिर्च में अचानक एकदम ध्यान देने लग गए और इस मिर्च को सुधारने की कोशिश करने लग गए। रेट बढ़ने के कई कारण है, उसकी सबसे एक वजह जो है, जो भारी बारिश के वजह से मिर्च की फसल लोग अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं रख पाए, उस पे पेस्ट या डिसीज कंट्रोल नहीं कर पाए और काफी ज्यादा नुकसान हो गया। दूसरा, वायरस के वजह से बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ पार्ट में बहुत बड़ी मात्रा में मिर्च की फसल का नुकसान हुआ है और डिमांड और सप्लाई मैच नहीं हो पा रहा है। इसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत है। हमने पाटिल बायोटेक तंत्रज्ञान के माध्यम से दोस्तों पिछले 15 दिनों में लगभग 500-600 किसानों के यहां अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और उसके आधार पे मैं गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ, अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं कि हमने लोगों पे ये जो मिर्च का वायरस है, जिसको महाराष्ट्र में कुछ अलग अलग नाम है जैसे गुबड़िया, बोकड़ा, इन नामों से जो जाना जाता है, इस पे हमने कुछ हद तक 50-60% अप टू 70% तक हमने कंट्रोल कर लिया है और किसानों का उत्पादन 40-50% या कई कई जगह पे डबल भी किया है। तो दोस्तों ऐसी क्या चीज है जो अब हम कर सकते हैं? तो एक तो सकिंग पेस्ट को हमें कंट्रोल करना है, रूट
जोन में रूट एक्टिव नहीं है, रूट जोन को एक्टिव करना है, न्यूट्रिएंट हमें अपटेक करना है और जो सकिंग पेस्ट वायरस को फैला रहा है उसको स्टॉप करना है। एटलीस्ट जितना डैमेज है वो डैमेज रहे, लेकिन आगे का डैमेज नहीं बढ़े। इसके लिए 2 स्प्रे और 2 ड्रिंचिंग का एक फॉर्मूला पिछले 15 दिनों से महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे औरंगाबाद हो, जालना हो, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट में भी काफी जगह पे हमने ये सारे रिकमेंडेशन दिए। लोगों ने उस रिकमेंडेशन को फॉलो किया और कई ऐसे किसान हैं जिनके वीडियोस उन लोगों ने मुझे भेजे, जिनका 4 क्विंटल 5 क्विंटल का हार्वेस्टिंग पर एकड़ आ रहा था, वो आज 10-12 क्विंटल तक पहुंच गए। मेरा एक सिंपल सलाह ये रहेगा दोस्तों, मैं इसलिए आग्रह पूर्वक ये आपको कहना चाहूंगा कि आने वाले और 25 दिनों तक अगर आप मिर्च में थोड़ा सा काम करें और मिर्च का अगर आपको 10 या 20 क्विंटल पर एकड़ भी अगर आने वाले 20 दिनों में उत्पादन पर एकड़ मिल गया तो दोस्तों आपको कम से कम 1 लाख रुपए का उत्पादन मुनाफा उसमें से हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आप कमेंट्स में अगर जाएंगे तो कमेंट्स में मैंने पूरा शेड्यूल उसका दिया है, 2 स्प्रे और 2 ड्रिंचिंग का। पहला स्प्रे पहला ड्रिंचिंग सेम एक ही दिन करना है। स्प्रे सुबह 11 बजे से पहले करना है या 12 बजे से पहले करना है। बारिश देख लेना है, अगर बारिश स्प्रे के बाद कम से कम 2 घंटे आपके फसल को सूखे मिले, ड्राई मिले, जिस दिन आप पहला स्प्रे करेंगे उसी दिन पहली ड्रिंचिंग भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद 4-5 दिन का गैप रख के दूसरी स्प्रेइंग और दूसरा ड्रिंचिंग आपको करना है। तो इस स्प्रे में क्या लेना है, ड्रिंचिंग में क्या लेना है, उसका कमेंट बॉक्स में पूरा शेड्यूल डाल के रखा है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाके वो शेड्यूल चेक कर सकते हैं। मैं पहला स्प्रे आपको यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा, इससे सकिंग पेस्ट कंट्रोल होगा, रूट एक्टिविटी होगी, फ्लावरिंग कवर होगा, फ्लावरिंग आएगा और पत्ते जो है थोड़े फ्री बनेंगे, पत्ते जो है ओपन होंगे। जैसे ही पत्ते ओपन होंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तेजी से बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बढ़ेगी तो ड्रॉपिंग रुकेगा या मिर्च की लंबाई बढ़ेगी, मिर्च की सेटिंग होगी, मिर्च का वजन बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 15 लीटर पानी में, 15 लीटर की टंकी में मैं अभी 5-6 प्रोडक्ट बोलूंगा, अगर आप नोट कर सकते तो जरूर नोट कीजिए। फॉलीबियन आपको लेना है 40 ml, सिंगम 303 लेना है 30 ml, साफ या कार्बेंडाजिम मैंकोजेब कॉम्बिनेशन का किसी भी अच्छी कंपनी का दवा वो लेना है 40 ग्राम, ब्लेज वो लेना है 15 ml या स्टिकर, अरेना चॉकलेट एक 6 ग्राम की गोली है वो लेना है 6 ग्राम और झकास एक फ्लावरिंग बूस्टर है वो लेना है 7 ml। ये 15 लीटर की टंकी में लेना है। अमूमन अगर आप 100 लीटर पानी पर एकड़ स्प्रे करते होंगे तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा 20 लीटर पानी और बढ़ाइए, लेकिन पेड़ का, पौधे का हर पत्ते पे ये मॉलिक्यूल जाने चाहिए, हर पत्ता भीगना चाहिए, उस पे वो ड्रॉपलेट्स गिरने चाहिए। तो थोड़ा सा स्प्रेइंग का जो पानी का जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा बढ़ाना आपको पड़ेगा। उसी दिन जिस दिन आपने पहला स्प्रे लिया उसी दिन 200 लीटर पानी में 1261 अच्छी कंपनी का लेना है, जैसे महादन हो, वनिता हो या महाफीड हो, अच्छी कंपनियों का लेना है। 1261 8 किलो, 0023 यानी पोटेशियम सोनाइट 5 किलो, ह्यूमॉल गोल्ड 1 किलो, कैलनेट 2 किलो, रिलीजर 1 किलो। 200 लीटर सोल्यूशन बनाना है। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप से छोड़ देना है या फिर आप टंकी में जो स्प्रे पंप होता है उसमें भर के नोजल निकाल के ड्रिंचिंग करना है। ये एक ही इसमें अहम बात है दोस्तों कि जिस दिन स्प्रे हो उसी दिन ड्रिंचिंग होना चाहिए, इतना ध्यान आपको रखना है, इतना ख्याल आपको रखना है। इसके 5 दिन बाद आपको दूसरा स्प्रे और दूसरा ड्रिंचिंग लेना है, जो कमेंट्स बॉक्स में जिसका विवरण दिया हुआ है, चाहे तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सलाह दोस्तों, उसके बाद हम गन्ने पे बढ़ेंगे। तुअर, अरहर हम जिसे कहते हैं दोस्तों, तुअर में बारिश जहां पे हो रही, खास करके मराठवाड़ा और विदर्भ में, तो ऐसे जगह पे फ्लावरिंग का नुकसान होने की, क्योंकि अभी फ्लावरिंग स्टेज में ये फसल है और फ्लावरिंग का काफी बड़े पैमाने पे नुकसान हो सकता है। फ्लावरिंग जहां अर्ली फ्लावरिंग आ गया है वहां पे ड्रॉपिंग हो सकता है, सेटिंग होने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि फसल में नेचुरली नाइट्रोजन एक्सेस हो गया और जितना नाइट्रोजन एक्सेस होगा उतना रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, यानी फूल और फल, ये अपने आप कम हो जाएंगे। ये सिंपल लॉ है, किसी भी फसल में यही होता है कि जब फूल आने का और फल आने का टाइम होता है तो उस समय नाइट्रोजन का रेशो जमीन में और फसल में कम होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन का रेशो बढ़ गया तो वहां पे
रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी प्रजनन जो होने वाला है वो नहीं होगा या कम होगा। तो ऐसे समय पे हमें दो काम करना है, एक स्प्रेइंग के माध्यम से हर पौधे में, हर पेड़ में, हर फसल में फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बढ़ानी है। कुछ भी हो जाए, यूरिया, 1919 और मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ऐसी कोई भी मॉलिक्यूल आप ऊपर या नीचे स्प्रे में ऐसी फसलों में नहीं लेना है। तो दोस्तों मैं तुअर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह आपको देना चाहूंगा, आप जरूर इसको फॉलो कीजिए। 1 एकड़ में 20 के सेंटर के 2 लाइन आप छोड़ दीजिए, आपको दूध का दूध, पानी का पानी उस क्षेत्र में दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, तुअर में 15 लीटर टंकी के लिए 05234 लेना है आपको। 100 ग्राम, 150 ग्राम तक भी आप ले सकते। 15 लीटर की टंकी में यहां पे कह रहा हूं। ऑक्सीजन लेना है 50 ml। माइक्रोडिल जिंक, सिलेटेड जिंक लेना है 20 ग्राम। पोकलैंड, अगर जिसको लिप वेबलर कहते हैं यानी पत्ते को गोल करने वाली जो इल्ली होती है, अगर उसका प्रॉब्लम आपको दिख रहा है तो पोकलैंड लेना है 20 ml। स्टिकर ब्लेज 15 ml लेना है और अच्छी तरह से इसका स्प्रे कर लेना है। उसी समय पे ड्रेंचिंग अगर आप कर सकते हैं, 150 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए काफी हो जाएगा। उसमें 05234 8 किलो और अमरूद ड्रेंचिंग किट 150 या 200 लीटर पानी में लेके पंप के माध्यम से आप डायरेक्ट जड़ में, रूट में पानी डालेंगे। 150 या 200 लीटर पानी 1 एकड़ में खत्म होना चाहिए। तो दोस्तों तुअर पे एक स्प्रे और एक ड्रेंचिंग से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, खास करके विदर्भ और मराठवाड़ा में जहां पे बारिश ज्यादा है, ऐसे लोगों को मैं ये सलाह दूंगा। तीसरा और बहुत ही जरूरी दोस्तों, अगर आपको तुअर में या जिस जगह पे प्याज का अभी प्लांटेशन हो चुका है, ऐसी जगह पे अगर व्हाइट ग्रब की समस्या है तो आप जो जैविक जो उत्पाद है उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, या केमिकल थ्रू भी आप जा सकते हैं। क्लोरोसाइपर कॉम्बिनेशन आधा से 1 लीटर आप पर एकड़ ड्रिंचिंग कर सकते हैं। टर्माइट्स और व्हाइट ग्रब यानी मराठी में जिसे हुमनी कहते हैं या लट कहते हैं राजस्थान में, गुजरात में, उसकी अगर दिक्कत है तो आप क्लोरोसाइपर कॉम्बिनेशन 1 लीटर पर एकड़ ड्रिंचिंग कर सकते हैं। या फिर मेटाराइजियम एनिसोप्ली यानी कि जो जैविक उत्पाद है हुमनासुर जिसका नाम है, 3 kg 200 लीटर पानी में लेके उसका भी ड्रिंचिंग या ड्रिप से आप छोड़ सकते हैं। तीसरा, और महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर भारत का आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल कैश क्रॉप कॉटन। कॉटन में खास करके उत्तर महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश का कुछ एरिया या फिर मराठवाड़ा में कॉटन लगभग ड्राई हो चुका है या सूख चुका है, पत्ते गल चुके हैं। लेकिन जो लेट कॉटन होता है, विदर्भ का मेजर पोर्शन और मराठवाड़ा का कुछ बेल्ट, जहां पे लेट कॉटन नेचुरली उत्तर महाराष्ट्र से लेके 15-20 दिन लेट चलता है, जहां पे अभी भी ग्रीनरी मेंटेन है, फ्लावरिंग स्टेज में है, पहला सेटिंग जहां पे ज्यादा नहीं हुआ है, उन लोगों को ड्रॉपिंग की एक समस्या आ रही है, उन लोगों को अल्टरनेरिया की एक समस्या आ रही है, या फिर इतने बारिश में जो फ्लावरिंग लगा है वो ड्रॉप ना हो। इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मैं कॉटन में, अगर आपके पास पहला सेटिंग ज्यादा नहीं है, वैसे तो कॉटन में अभी खर्च करने का किसी भी किसान का मूड नहीं और मैं भी सलाह नहीं करना चाहता, लेकिन जो विदर्भ के लोगों का डिमांड है या विदर्भ के लोगों के जो सवाल मुझ तक आए हैं उन लोगों के लिए मैं खास करके कॉटन पे ये सलाह देना चाहूंगा। अगर आप स्प्रे लेना चाहते हैं तो 05234 150 ग्राम प्रति 15 लीटर की टंकी में आप लीजिए। उसके साथ झकास 7 ml लीजिए। ब्लू कॉपर और स्टेप्टोसाइक्लिन इसका कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, 30 ग्राम ब्लू कॉपर और 2 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन, या फिर टिल्ट 15 ml आप ले सकते हैं और उसके साथ स्टिकर जरूर मिलाइए। 16 तारीख को अमावस्या है, शायद 15 या 16 यानी कल या परसों ही अमावस्या होगी। और अगर अच्छा फ्लावरिंग आपको दिख रहा है तो आप, और आपके खेत में अगर लास्ट ईयर पिंक बोलवर्म का अटैक ज्यादा रहा है तो आप नीम ऑयल या फिर पोकलैंड, नीम ऑयल 30 ml 10,000 ppm का, या फिर पोकलैंड 15 ml उसमें ऐड कर सकते हैं। स्प्रे अच्छी तरह से होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक अगर आप स्प्रे कर सकते हैं, थोड़ा पानी ज्यादा लगेगा, लेकिन इससे फ्लावरिंग, अल्टरनेरिया और इल्ली की समस्या, ये तीनों चीजों पे आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। चने के लिए सीड ट्रीटमेंट हमने बताया था, मेरे ख्याल से लगभग 20 अक्टूबर तक या 25 अक्टूबर तक चने का सोइंग रोक देना चाहिए, खास करके विदर्भ और मराठवाड़ा में ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा रेनफॉल की वजह से जमीन में नमी ज्यादा दिन रहेगी और इतनी नमी में ट्रैक्टर से या बैलों के सहायता से बुआई करना थोड़ा मुश्किल रहेगा।
लेकिन जब भी आप चने की बुआई करेंगे तो बीज प्रक्रिया को मत भूलिए। मैंने बीज प्रक्रिया का एक वीडियो भी पाटिल बायोटेक यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया है, जिसमें आपको 1 एकड़ के सीड के लिए 500 ग्राम ह्यूमोल जेली और उसके साथ 22 टिन या फिर कार्बेंडाजिम 50 से 100 ग्राम दोनों अच्छी तरह से लगा लेना है। 15-20 मिनट तक आप उसको हवा में रखेंगे तो सूख जाएगा और इसके बाद आपको सोइंग करना है। अब दोस्तों हम मुड़ते हैं गन्ने की तरफ। गन्ने में पूरे भारत में सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसका सॉल्यूशन हर कोई किसान चाहता है, या फिर रबी फसलों में इस समस्या का काफी जगह पे अलग, जहां मक्का लगता है वहां पे, जहां तरबूज खरबूज लगता है वहां पे, जहां पे चना लगता है वहां पे भी ये समस्या है। गन्ने में तो हर हाल में ये समस्या है, और वो समस्या है जंगली सुअर। राजस्थान खास करके जहां पे जंगल ज्यादा है, गुजरात का कुछ बेल्ट हो, विदर्भ में जो चंद्रपुर साइड है उस साइड में भी काफी बड़े पैमाने पे जहां पे जंगल है या बड़ा लैंड होल्डिंग है, स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग है, वहां पे जंगली सुअर की दिक्कत बड़े पैमाने पे। तो दोस्तों जंगली सुअर को कैसे रोका जाए, क्योंकि गन्ने में लगभग 10% से लेकर 30-40% तक जंगली सुअर के वजह से नुकसान होता है। कई ऐसे किसान हैं जिनसे जब मेरी बात होती है तो लोग बाहर से जब खेत देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सर 90 टन आएगा, 80 टन आएगा, 100 टन आएगा, लेकिन जब गन्ना कटाई होता है और एक्चुअली जाता है तो कट्टे कट्टे बीच में देखते हैं कि लगभग 20% खेत या 40% खेत पूरी तरह से सो चुका है या जंगली सुअर गन्ने को खा चुके हैं। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही रामबाण सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे काफी सोल्यूशन है, कुछ लोग पूरे बॉर्डर पे गुलाल डाल देते, काले बाल डाल देते, या कोई भी ऐसी चीज, चप्पल जला देते। तो ये एकदम आसान तरीके हैं। इसका कितना रिजल्ट आएगा इस बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10-20% भी अगर रिजल्ट मिलता है तो इसके लिए कुछ कॉस्ट नहीं, आप इसको भी जरूर फॉलो कीजिए। और इसके अलावा एक सिंपल टेक्निक है, एक सिंपल प्रोडक्ट हमने बनाया है जिसमें एक ऐसा स्मेल आता है कि जंगली सुअर को वो स्मेल उसके दुश्मन के स्मेल जैसा लगता है। जो भी जंगली सुअर के दुश्मन होंगे, जैसे बाघ हो या फिर कोई और प्राणी हो, तो वो वहां पे है, उसका स्मेल इस प्रोडक्ट में है, आर्टिफिशियल स्मेल उसको कह सकते हैं। और उस प्रोडक्ट का नाम है भागम भाग। 5 किलो भागम भाग 1 एकड़ के लिए काफी हो जाएगा। 5 किलो भागम भाग आप बालू या मिट्टी में लेके उसको अच्छी तरह से मिक्स करें, रगड़े, और पूरे 1 एकड़ के बॉर्डर को चारों तरफ से डाल दें। जहां पे ज्यादा समस्या है वहां पे आप 10 किलो भी ले सकते हैं। इससे आने वाले 1 से 1.5 महीने तक वहां पे एक अलग तरह की गंध आती रहेगी, और उस गंध के वजह से जंगली सुअर दूर चले जाएंगे। जहां तक गंध कम होती है, कम गंध के साइड में वो चले जाएंगे, और आपका 1.5-2 महीने तक होने वाला नुकसान टल सकता है। खास करके गन्ने में जो आने वाले 2 या 3 महीने में हार्वेस्टिंग होने वाला है, उस गन्ने में अगर आपको जंगली सुअर की तकलीफ है तो आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों गन्ने का बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल, और इस पे मैं बात करना चाहूंगा। दोस्तों किसी भी फसल में जब हम काम करते हैं तो लगभग हमें 4-5 ऐसे मुद्दे हैं या 4-5 ऐसे टॉपिक है जिस पे हमें काम करना होता है। सबसे पहला होता है वैरायटी सिलेक्शन। अच्छा बीज हो, अच्छी वैरायटी हो, जिसकी प्रजाति जो हो, जो भी सीड आप लेने वाले हैं वो क्वालिटी सीड हो, उसका यील्ड कैपेसिटी, पेस्ट और डिसीज उस पे कम आना, ये चीजें हमने जानी पर क्यों। दूसरा होता है प्लांटेशन मेथड, यानी लगाने का तरीका। ये सबसे जरूरी काम है दोस्तों। वेजिटेबल्स में जैसे प्याज में मैंने बताया, प्याज का वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाला है कि 3 लाख प्याज के पौधे पर एकड़ होने चाहिए। उसी तरह गन्ने के कितने पौधे 1 एकड़ में होने चाहिए। 100 टन गन्ना अगर हम टारगेट करते हैं तो किस तरह से गन्नों के पौधों की संख्या हमें मैनेज करनी होगी। तीसरा होता है फर्टिगेशन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि हमें खाद कितना डालना है, क्यों डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है। चौथा होता है पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट, उसमें कौन से कीट आएंगे, कौन से रोग आएंगे, उसके लिए हमें क्या स्प्रे लेना होगा, उनको हम कैसे पहचाने। और पांचवा होता है वाटर मैनेजमेंट, पानी कैसे देना है। तो दोस्तों आज हम गन्ने में पहले 3 चीजों पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। एक वैरायटी सिलेक्शन, दूसरा प्लांटेशन मेथड, और तीसरा फर्टिगेशन। पेस्ट डिसीज मैनेजमेंट और पानी, इन चीजों पे हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। आज हम 3 एपिसोड पे 3 मुद्दों पे बात करेंगे। अब दोस्तों
खास करके मैं महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ हद तक मध्य प्रदेश जो महाराष्ट्र से सटा हुआ एरिया है, इन एरियो की मैं, इन स्टेट की अगर मैं बात करूं, इन राज्यों की मैं अगर बात करूं, तो महाराष्ट्र में काफी बड़े पैमाने पे गन्ना लगता है। हर रीजन में गन्ना लगता है, चाहे मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, कोंकण छोड़ के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में गन्ना लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्षेत्र पश्चिम महाराष्ट्र में। अब वैरायटी के बारे में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का अगर हम विचार करें तो यूपी में अलग टाइप की वैरायटीज हैं, लेकिन खासकर तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बहुत सारी वैरायटीज पिछले 15 से 20 सालों में आई। लोगों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, लगा के देखा, लेकिन लास्ट में पिछले 15 सालों का या 20 सालों का या 10 सालों से जो किसान गन्ना लगाते आ रहे हैं, वो हर वैरायटी लगाने के बाद उनके सिर्फ 2 ही वैरायटी को पसंद वो करते हैं, या लास्ट में उनका एक ही जवाब रहता है कि गन्ने में 2 ही हीरो है, गन्ने के 2 ही इक्के हैं, और एक है को 86-032 जो नीरा नाम से फेमस है, और दूसरा 265। ये 2 ही ऐसी वैरायटी है कि लगभग 70 to 80% क्षेत्र महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में आज की तौर पे देखा जाता है। बहुत सारी नई वैरायटी आई, थोड़े बहुत पैमाने पे 10,001 का भी चलन पिछले 5-6 सालों से, 4-5 सालों से दिख रहा है। लेकिन लास्ट जो किसानों का अनुभव है, सब वैरायटी कंपैरिजन करके एक दूसरे के साथ लगाने के बाद वो देखते हैं, तो उनकी जो आखिर में पसंद बचती है वो 86-032 और 265, ये 2 ही वैरायटी को है। इसमें 86-032 जहां पे शुगर फैक्ट्रीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि रिकवरी वाली वैरायटी जिसमें से शक्कर बनने का जो परसेंटेज है 10 से 11% या 9.5% से लेकर 10.5-11% तक रिकवरी उनको मिल जाता है। 265 में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन अगर एकरेज के हिसाब से देखा जाए तो 265 12-15 महीने से लेकर 16-17-18 महीने तक भी वेट कर सकता है, और इसके लिए लोगों की यील्ड जो है, उसका जो उत्पादन है वो 86-032 से 25 से 30% ऑलरेडी ऐसे ही ज्यादा आता है। तो दोनों वैरायटियों को लोग पसंद करते हैं और लगाते हैं। तो वैरायटी में मेरे अनुभव से कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, कोई ज्यादा चांस नहीं है। एक तो 86-032 और 265 आज की डेट में लगभग 60-70% क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में खास करके, या गुजरात में भी अगर हम देखें तो इन्हीं वैरायटियों का है। और फिर जो कुछ नई वैरायटीज आती हैं उनमें लोगों का 20 से 25%, 30% तक एरिया उसमें अंडर कल्टीवेट रहता है। तो आपने 86-032 को चुना या फिर 265 को चुना। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है प्लांटेशन मेथड। अब दोस्तों सबसे जरूरी ये पार्ट इसलिए है कि आपके पास जमीन कितनी भी अच्छी हो, आपके पास वातावरण कितना भी अच्छा हो, आपका फर्टिगेशन मैनेजमेंट, खाद का जो मैनेजमेंट है वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन गन्ने में 100 टन उत्पादन लेने के लिए गन्ने का एक छोटा सा गणित है जो हमको समझना होगा। सिर्फ समझना नहीं होगा, उस गणित को हमें हमारे खेत में अप्लाई करना होगा, हमारे खेत में उसको वैसे के वैसे हमें लगाना होगा, उस तरीके से हमें जाना होगा। अगर हम उस तरीके से जाते हैं तो ही हम 80 टन 100 टन का खाद दे सकते हैं। पिछले 6-7 साल के पहले या 8-10 साल के पीछे जब मैं देखता हूं तो लगभग महाराष्ट्र में गन्ने का किसानों का जो यील्ड था वो 20 टन, 30 टन, 40 टन बड़ी मुश्किल से था। लोग धीरे धीरे इन चीजों को समझते गए, बहुत सारे लोग स्टडी करते गए, कई सारी कंपनियों ने भी अच्छा काम किया, कई सारे ऐसे मार्गदर्शक लोग थे जिन्होंने अनुभव से सीख के कुछ बदल किए, कुछ चेंजेस किए, प्लांटिंग मेथड में थोड़े थोड़े चेंज करते गए, और आज लोग 60 टन, 80 टन, 100 टन की बातें करते हैं। 2004 में हमने बहुत बड़े पैमाने पे शुगर केन में महाराष्ट्र में एक क्रांति लाई। महाराष्ट्र में शुगर केन में बहुत सारी शुगर फैक्ट्रियों पे हमने काम किया, लोगों के ट्रेनिंग्स लिए और लोगों को प्लांटिंग मेथड और फर्टिगेशन 2 चीजों पे हमने ज्ञान बांटा। लोगों को हमने समझाया कि पर एकड़ प्लांट पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, उसके लिए आपकी जो पारंपरिक प्लांटिंग मेथड है, गन्ने लगाने का तरीका जो है, उसको बदलना कितना जरूरी है। और लोगों ने इस बात को समझा, इसको अप्लाई किया, और धीरे धीरे लोग उससे जुड़ते गए और उत्पादन बढ़ाते गए। तो दोस्तों मैं आज आपको
वैरायटीज के बाद मैं आपको समझाना चाहूंगा कि 100 टन गन्ने का गणित क्या है। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो ये दोनों वैरायटियों की जो ताकत है वो 150 टन 200 टन गन्ना पर एकड़ देने की ही रखते हैं, उतनी पोटेंशियल ये दोनों वैरायटीज है। जरूरत है हमें उनके पोटेंशियल के हिसाब से हमें हमारे खेत में कुछ चेंजेस करने चाहिए, हमें कुछ बदल हमें करने चाहिए, और वो बदल क्या है इसके लिए हमें गणित समझना है। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको समझाना चाहूंगा कि 1 एकड़ गन्ने में मान लीजिए अगर 100 टन में टारगेट रखता हूं कि मुझे 100 टन गन्ना आना चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत सी छोटा सा सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा कि 100 टन में कितने गन्ने कट होके फैक्ट्री को जाएंगे। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो एक गन्ने का एवरेज वजन 2 किलो आता है, 1.5 किलो भी आता है, 1 किलो भी आता है, 4 किलो भी आता है, 5 किलो भी आता है, 8 किलो तक आता है, लेकिन एवरेज अगर हम देखें 2 से 2.5 किलो 3 किलो का एवरेज वेट आता है। अगर मैं 100 टन गन्ना 1 एकड़ में से हार्वेस्ट करके शुगर फैक्ट्री को देता हूं तो लगभग 2 किलो के वजन वाले 50,000 गन्ने मैं मेरे खेत से निकाल के देता हूं। 100 टन माने 1 लाख किलो, और 1 लाख किलो में अगर 2 किलो के गन्ने में कैलकुलेट करूं तो 1 लाख केजी डिवाइडेड बाय 2 किलो, तो जवाब आएगा 50,000 गन्ने। तो दोस्तों हमारा अहम मुद्दा यह है कि जब तक हम हमारे 1 एकड़ खेत में 50,000 गन्ने 2 किलो वजन के नहीं बनाते, तब तक हमें 80 टन या 100 टन गन्ना जो है उसका उत्पादन जो मिलना है वो मुश्किल है। तो इसके लिए 100 टन गन्ना उत्पादन लेने के लिए 50,000 गन्ने को खड़ा करना है, और 50,000 गन्ने हमारे 1 एकड़ खेत में कैसे खड़े रहेंगे इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 2 चीजें हैं, 2 तरीके से किसान जो है अपने खेत में गन्ने लगाते हैं। पहला तरीका है कि पौधे बनाकर, खास करके महाराष्ट्र और गुजरात में यह चलन काफी बड़े पैमाने पे बढ़ा है। लैंड होल्डिंग ज्यादा होने के बावजूद भी 5 एकड़ 8 एकड़ 10 एकड़ गन्ना जो किसान लगाते वो भी पौधे बना के या पौधे नर्सरी से लाके गन्ना लगाते। उसमें सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि कम जगह पे 1 एकड़ के पौधे हम तैयार कर सकते हैं, उस पे हम अच्छी तरह से ध्यान रख के पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसकी जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। पर एकड़ एग्जैक्ट जो संख्या में रखनी है पौधों की वो संख्या हम मैनेज कर सकते हैं। उसी तरह से जो जर्मिनेशन में जब हम सीड डायरेक्ट लगाते हैं या गन्ना डायरेक्ट लगाते हैं तो उसमें जो जर्मिनेशन में मॉर्टेलिटी आती है या आंख जो है वो जर्मिनेशन नहीं हो पाती, उग नहीं पाती है, तो यहां पे वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम एक्स्ट्रा पौधे लगा के वो संख्या मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जैसी कुछ अच्छी बातें हैं वैसे पौधे लगाने कुछ निगेटिव बातें भी है। अर्ली शूट बोरर का दिक्कत अगर ज्यादा आ जाए तो दिक्कत हो सकती है। सीड जिस नर्सरी से पौधे लिए हैं उनका जो सीड है वो कितना जेनेटिकली प्योर है वो एक सवाल खड़ा हो जाता है। जब किसान जो अपने खुद से जब सीड लगाता है, गन्ना लगाता है, तो उसके सामने वो गन्ना होता है, उसको उसकी जो सारे कैरेक्टर होते हैं, जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो उसके सामने होते हैं। लेकिन जब किसी नर्सरी से पौधे लाते हैं तो उसमें अच्छी बातें भी हैं और कुछ निगेटिव बातें भी है, लेकिन हम अच्छी बातों पे ज्यादा गौर करेंगे क्योंकि उसकी पॉजिटिव रिस्पांस किसानों को ज्यादा आएगा। तो हम पहली जो पद्धति है उसमें हम देखेंगे कि पौधे लगाना। तो पौधे कैसे लगाने हैं, कितने लगाने और कितने डिस्टेंस पे हमें लगाने। हमारा बेसिक जो सवाल था कि एक ही टारगेट है कि पर एकड़ 100 टन गन्ना आना चाहिए और 100 टन गन्ने के लिए 1 लाख किलो गन्ने का वेट होना चाहिए। 1 लाख किलो गन्ने का वेट होने के लिए 2 किलो का एवरेज गन्ना अगर मैं पकड़ के चलता हूं तो 50,000 गन्ने 1 एकड़ में बनने चाहिए। 50,000, तो मतलब यह है कि हम इस पद्धति से जाए तो 1 एकड़ में 50,000 माइलेबल केन होने चाहिए। दोस्तों सबसे जो बेस्ट डिस्टेंस है, जो पिछले 8-10 साल से हम इस फसल में काम कर रहे हैं, तो हमने जो आइडेंटिफाई किया है या कई सारे प्लॉट्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि बेस्ट डिस्टेंस है पौधों के लिए 4x2 फीट, यानी 2 लाइन के बीच का अंतर रहेगा 4 फीट, 2 पौधों के बीच का अंतर रहेगा 2 फीट। इसमें बस एक ही दिक्कत है कि 4x2 फीट अंतर पे पौधे लगाने के बाद पौधों की संख्या बहुत ही सीमित रहती है। अगर
प्लांटेशन होने के बाद मॉर्टेलिटी अगर ज्यादा आ गई तो आपके पास एक्स्ट्रा प्लांट उसी समय आप अलग साइड पे कहीं तो भी उसको डेवलप करते रहे, उसको बढ़ाते रहे, ताकि जो मॉर्टेलिटी आए, अगर पौधे मर जाए तो हम उसको रिप्लेस कर सके, गैप फिलिंग हम कर सके। तो 4 बाय 2 फीट पे अगर एक पौधा हमने लगाया तो 4 गुना 2 यानी 8 स्क्वायर फीट पे हमने एक पौधा लगाया। 8 स्क्वायर फीट में अगर एक पौधा आता है तो 1 एकड़ में लगभग 43,560 स्क्वायर फीट एरिया हमें मिलता है, यानी कि 1 एकड़ क्षेत्र होता है। तो अगर 8 स्क्वायर फीट में एक पौधा तो 1 एकड़ क्षेत्र में कितने पौधे, तो 43,560 डिवाइडेड बाय अगर हम 8 करेंगे तो 1 एकड़ में हमें 5,445 पौधे लगाने के लिए जगह मिलेगी। 1 एकड़ में अगर हम 5,445 पौधे लगाएंगे तो उसमें से लगभग 445 पौधों की मॉर्टेलिटी मैंने यहां पे पकड़ ली है, यानी 10%, 8 से 10%। 5,445 पौधे 1 एकड़ में लगाने के बाद अगर लास्ट में सिर्फ 5,000 पौधे बचते हैं और इन पौधों को एवरेज, क्योंकि डिस्टेंस हमने ज्यादा रखा है, 2 लाइन के बीच भी ज्यादा रखा है, 2 पौधों के बीच भी ज्यादा रखा है, तो यहां पे एक आंख से या एक पौधे से हमें कम से कम 10 टिलर्स डेवलप करने हैं, 10 टिलर्स बनाने या 10 टिलर्स हमको लेना है। उसके लिए क्या करना है, उस पर एक सलाह भी मैं आपको देने वाला हूं। तो 5,000 पौधे गुना 10 टिलर्स, एक पौधों से 10 टिलर्स हमें अगर एक पौधों से मिला तो हमें 50,000 गन्ने 1 एकड़ में मिलेंगे। और ये 50,000 गन्ने का अगर एवरेज एक गन्ने का वजन 2 किलो आया तो 50,000 गुना 2 किलो 1 लाख किलो कम से कम हमें 1 एकड़ में गन्ना मिलेगा, और 1 लाख किलो माने 100 मेट्रिक टन। अगर यहां पे ये 2 किलो गन्ने का वजन 2.5 किलो आता है तो हमारा एवरेज उतना बढ़ेगा। अगर हमारा ये वजन 3 किलो आता है तो हमारा एवरेज पर एकड़ उतना बढ़ेगा, और अगर ये एवरेज हम 5 किलो तक बना पाते हैं तो हमारा एवरेज 150 टन तक भी जा सकता है। लेकिन जो 40 टन पे है वो 40 टन से डायरेक्ट 150 टन पे नहीं जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप हमें यील्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पहली लगाने की पद्धति, गन्ने का गणित जो है, ये पहला गणित मैंने यहां पे समझाया। फिर भी लोगों को बहुत सारी सुविधा पौधों लगाने के बाद भी होती है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो ये तकनीक फॉलो नहीं कर पाते। अनेक वजह इसकी हो सकती है। कॉस्टिंग इसका लोगों को 2 रुपए प्लांट, 3 रुपए प्लांट, 1 एकड़ में 10,000 रुपए वही चले जाते हैं। गन्ने का सीड घर का होता है तो वही डाल देते हैं, 2 टन 3 टन गन्ना डालने के बावजूद उसका भी कॉस्टिंग उतना ही जाता है, लेकिन लोग पैसे की व्यवस्था न होने की वजह से शायद ये जो पद्धति है इसको फॉलो नहीं कर पाते। 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो आज पौधे लगा के गन्ने की खेती कर रहे हैं, खास करके पश्चिम महाराष्ट्र में। लेकिन बाकी कई जगह पे, गुजरात में भी काफी लोग हैं जो पौधों पे जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे 70 से 80% किसान ऐसे हैं जो आज भी गन्ने का डायरेक्ट सीड लगाते। तो अब गन्ने का डायरेक्ट सीड लगाना दूसरी पद्धति, गन्ने के गणित में दूसरा, जो 70 से 80% किसान है वो डायरेक्ट गन्ना लगाते। अब दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा हमें गन्ने का अभ्यास करना पड़ेगा, गन्ने को हमें समझना होगा। मैंने एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे एक गन्ना लाया है और इसका लगभग जो पार्ट है इसका अगर हमने लंबाई अगर देखा तो 6 इंच के आसपास है। अब यहाँ पे बहुत जरूरी चीज जिसका हमें ऑब्जर्वेशन करना है, जिस पे हमें ध्यान देना है कि ये गन्ने का आंख है, यहां से पौधा जर्मिनेशन होता है, या यहां से उसका जो डेवलपमेंट है, जो अंकुर है वो यहां से निकलता है। अगर एक आंख यहां पे है तो नेचुरली जो दूसरी आंख है वो इस साइड पे नहीं आएगी, वो बराबर उसके अपोजिट साइड पे यानी इस साइड पे आएगी। आप अगर देख पाएंगे ये यहाँ पे दूसरी आंख है और ये पहली आंख है। फिर नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आंख नहीं मिलेगी, इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे आंख अपने को मिलेगी। यानी गन्ने के हर पार्ट को अगर हम देखेंगे तो अगर एक आंख इस साइड है तो दूसरी आंख उस साइड रहेगी। और नेचुरली पत्ते भी ऐसे ही आते हैं, पत्ते के अंदर आंख छुपी हुई रहती है, उसको कवर रहता है। अब बहुत सारे किसान है कि इसको मराठी में कांडे बोलते हैं, कि 2 आंख का गन्ना टुकड़ा या फिर 3 आंख का टुकड़ा किसान डायरेक्ट लगाते हैं।
तो जब भी किसान इसको डायरेक्ट लगाएगा तो पहली चीज कि अगर एक आंख ऊपर रही तो दो आंख जमीन में नीचे जाएगी, या फिर दो आंख ऊपर रही तो एक आंख जमीन में नीचे जाएगी। और लगाने का तरीका भी हमारा इतना बढ़िया है कि लगभग 1 फीट 2 फीट हमारा पैर जमीन में जाए इतना पानी देने के बाद गन्ना हम रखते और इस पे पांव से इसको दबा देते, तो गन्ना लगभग आधा फीट जमीन में घुस जाता है। घुसने के बाद जो आंख ऊपर की तरफ रहती है उसका अंकुरण जल्दी होता है, जो नीचे रहती है वो आंख नीचे निकलती है, फिर टर्न लेके वो अंकुरण ऊपर आता है। तो जर्मिनेशन जो टाइमिंग है वो लगभग 20 से 21 दिन का हो जाता है। दूसरी चीज, जो प्लांट पॉपुलेशन है, अगर हम इस तरीके से गन्ना लगाएंगे तो 1 एकड़ में प्लांट पॉपुलेशन 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास चला जाता है। और इतने गन्नों को बनने के लिए जो जगह हमारे खेत में चाहिए वो जगह नहीं मिल पाती, तो नेचुरली उसमें से 70 to 80% जो उनके टिलर्स रहते हैं या जो गन्ने के बच्चे रहते हैं वो बच्चे मर जाते हैं और वो खाना खा के मरते हैं। जो खाद आपने जमीन में डाला है वो सब लेके फिर वो सूख जाते हैं, मर जाते हैं, यानी कि आपका जो भी आपने खाद डाला था वो पहले ही डिवाइड हो जाता है। और फिर बाद में जो 2 गन्ने 3 गन्ने या 1 गन्ना बचता है उसको उतना वेट 4 किलो 2 किलो 3 किलो बनने के लिए जितना न्यूट्रिएंट चाहिए उतना न्यूट्रिएंट आपके सॉइल में नहीं बचता है। तो आप अगर डायरेक्ट गन्ना भी लगाते हैं तो सबसे बेस्ट या सबसे जरूरी चीज जिस पे हमें गौर करना है, हम जो आपको रिकमेंड करेंगे कि एक आंख का टुकड़ा आपको लगाना है। यहां से गन्ने को कट करेंगे, यहां से गन्ने को कट करेंगे, आंख से 2-2.5 इंच इधर 2.5 इंच इधर, और एक आंख का टुकड़ा निकाल के आंख ऊपर के साइड में हो ऐसा हमें गन्ना लगाना है। या फिर अगर हम 2 आंख का टुकड़ा लगाते हैं तो 2 टुकड़ों में लगभग 1 फीट का अंतर आपको रखना है ताकि प्लांट पॉपुलेशन वहां पे कम हो सके। जिस प्लांट्स की जरूरत नहीं है लिमिट से ज्यादा, या उस पे जो एरिया हमारे पास है उस एरिया में जितने पौधे जिंदा रह सकते हैं, खाना ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, उतने ही पौधों को हम लगाए ताकि हमें जो टारगेट हमारा है 100 टन का वो हम पा सके। तो दोस्तों बहुत जरूरी बात कि इसको एक आंख पे आप जाए, एक आंख पॉसिबल नहीं है तो आप 2 आंख पे जाएं, बट 2 आंख के ऊपर का टुकड़ा आपको नहीं लेना है। और एक आंख का टुकड़ा अगर आप लेंगे तो उसकी आंख ऊपर की तरफ आपको रखनी है। अब अगर हम एक आंख का टुकड़ा लगाते हैं तो हमें कैलकुलेशन कैसे होगा। 4 बाय 1 फीट पे हमने एक आंख का टुकड़ा लगाया, 2 लाइंस के बीच का अंतर हमने 4 फीट रखा, 2 पौधों के बीच का अंतर हमने 1 फीट रखा, यानी 4 स्क्वायर फीट में हमारा एक आंख का टुकड़ा हमारे खेत में लगा। 4 स्क्वायर फीट में 43,560 स्क्वायर फीट यानी 1 एकड़ क्षेत्र हमारे पास है, और 4 फीट में एक आंख है तो 43,560 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करते हैं तो हमारे 1 एकड़ क्षेत्र में हमें 10,890 आंखें मिलेंगी। 10,890 या 11,000 के आसपास हम पकड़ के चलते। जब हम 10,890 आंखें लगाएंगे लगभग 25% उसमें मोर्टिलिटी आएगी। मोर्टिलिटी मतलब जो आंखें हमने लगाई वो जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी पानी के वजह से या फिर नीचे ज्यादा दब जाने की वजह से, लेकिन उसका अंकुरण वहां पे नहीं होगा। तो अगर 10,890 आंखें लगाने के बाद 25% मोर्टिलिटी भी मैं पकड़ता हूं तो 25% मोर्टिलिटी से 2722 यानी 2,722 आंखों में से अंकुर बाहर नहीं निकलेगा। तो 10,890 माइनस 2,722 अगर मैं करूंगा तो मुझे 1 एकड़ खेत में 8,100 आंखें, 8,000 लगभग आंखें मुझे मिलेंगी, जिसमें से गन्ने का पौधा बाहर निकलेगा, वो तैयार होगा, उसको टिलर्स आएंगे, उसमें से गन्ने बनेंगे। ये 8,100 या 8,000 पौधे जो मेरे खेत में है उसको एवरेजली 7 या 8 टिलर्स हमें डेवलप करने हैं। वो टिलर्स को 2 किलो तक हमें बनाना है, तब जाके हमें 1 एकड़ में लगभग 50 से 56,700 गन्ने मिलेंगे। 50,000 एवरेज हम पकड़ के चले। 50,000 गन्ने अगर हमें 1 एकड़ में हमने डेवलप किए और ये 56,700 या 50,000 एवरेज हमने 2 किलो का एक गन्ना अगर हमने बनाया, एक गन्ने का वजन 2 किलो आना चाहिए, तो हमें 1 एकड़ में
1,13,400 किलो गन्ने का उत्पादन हो सकता है, और 1,13,400 किलो यानी 113 मेट्रिक टन, यूपी के लैंग्वेज में अगर हम बोले तो 1130 क्विंटल पर एकड़। तो दोस्तों ये दो पद्धति है, पौधे लगाना या फिर डायरेक्ट गन्ना लगाना, लेकिन दोनों पद्धति में बहुत ही जरूरी, या दोनों पद्धति का जो साम्य है वो एक ही है कि 1 एकड़ में 1 लाख किलो का वजन लाने के लिए हमें लगभग 50,000 गन्ने इसमें भी चाहिए और लगभग 50 से 55,000 गन्ने इसमें भी चाहिए। ये अगर हम कर पाते हैं, उतने पौधे को लगाना, उसमें से टिलर्स निकालना और उन टिलर्स को डेवलप करना, उन टिलर्स को 2 किलो का बनाना, तभी हमें 1 एकड़ में 100 मेट्रिक टन या फिर 1100 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिल सकता है। तो दोस्तों अब बहुत जरूरी है, हमने वैरायटीज देखा गन्ने में, कौन सी वैरायटीज है, 2 मेजर वैरायटी है, दोनों वैरायटी में प्लांटेशन मेथड कैसा होना चाहिए इसके बारे में हमने बात की। अब बहुत जरूरी है जो हंगाम है, खास करके महाराष्ट्र में जो 3 मेजर हंगाम होते हैं, एक आड़साली होता है, पूर्व हंगामी और शुरू। आड़साली लगभग जुलाई अगस्त, अक्टूबर नवंबर जो पूर्व हंगामी जिसे कहते हैं, और जनवरी फरवरी तक, फरवरी एंड तक जो लोग लगाते हैं उसे शुरू उस कहते हैं। अभी जो पूर्व हंगामी शुगर केन का गन्ने का बुआई होगा और खास करके इस सीजन में ज्यादा होता है। इस सीजन में जो कटाई होगा उसका रटून यानी सेकंड क्रॉप और नया क्रॉप दोनों लगते हैं। तो जमीन प्रिपरेशन में, जमीन तैयार करते समय अगर आपके पास 40 दिन का समय है तो आप ग्रीन मैन्योर, दैंचा या फिर ताग इसको जरूर लगाइए। उसको फ्लावरिंग स्टेज में आने के बाद जमीन में गाड़िए, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे गोबर का खाद हो या पोल्ट्री मैन्योर हो, उसको आप खेत में जरूर डालिए। अब 4 फीट का हमने 2 लाइन के बीच अंतर रख के जब भी हम उसमें डोज डालेंगे, तो अगर ग्रीन मैन्योर आपने डाला है या ग्रीन मैन्योर नहीं डाला है तो गोबर खाद जरूर कुछ ना कुछ हर साल गन्ने के खेत में आपको देना ही है। 12 से 15 महीने जो फसल आपके खेत में कंटिन्यू न्यूट्रिएंट लेती रहेगी, उसको न्यूट्रिएंट लेने के लिए आपके जमीन का कार्बन रेशो अच्छा होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए आपको ऑर्गेनिक मैन्योर पे थोड़ा तो फोकस इस फसल में, जैसे हॉर्टिकल्चर हो या गन्ना हो, इसमें करना देना जरूरी है। दूसरी बहुत ही जरूरी चीज फर्टिगेशन में हमने देखा वैरायटीज, हमने देखा प्लांटिंग मेथड, पौधों की संख्या कितनी जरूरी है, और तीसरा बहुत ही अहम मुद्दा, जो लोग गन्ना लगाने वाले हैं उनको सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। मैं बीच में भूल गया, और सीड ट्रीटमेंट गन्ने में अर्ली शूट बोरर हो या फिर कोलेटोट्रिकम हो या फिर जो भी जैसे कि पायरिला हो, व्हाइट फ्लाई हो, बहुत सारे पेस्ट है, बहुत सारे डिसीज है, इनकी समस्या जनरली अभी हर स्टेट में गन्ने में देखने को मिलती है। रस्ट है, तो इसके लिए 100% किसानों ने सीड ट्रीटमेंट करनी ही चाहिए, ताकि एटलीस्ट पहले 50 से 60 दिन आपके फसल के सिक्योर हो जाते। तो एक बहुत आसान सी सीड ट्रीटमेंट है, चाहे आप पौधे लगाएं चाहे आप डायरेक्ट गन्ना लगाएं। तो एक 100 लीटर पानी में आपको 250 ग्राम कार्बेंडाजिम किसी भी अच्छे कंपनी का, या बाविस्टिन जिसे हम कह सकते हैं, वो आपको लेना है 250 ग्राम। उसके साथ क्लोरोसाइपर कॉम्बिनेशन जैसे कि हमला हो गया वो आप ले सकते हैं आधा लीटर, और उसके साथ ह्यूमॉल जेली आधा किलो। ये 100 लीटर पानी में आप डाल दीजिए। पौधों को आप पानी में डुबो के डायरेक्ट लगा सकते हैं, और अगर आप सीड डायरेक्ट लगा रहे हैं, आप गन्ना डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो इस गन्ने को लगभग 10 मिनट 15 मिनट आपको उस पानी में भिगो के रखना है या डुबो लेना है, और फिर आपको प्लांटेशन करना है, ताकि ये जो समस्याएं जो गन्ने में बढ़ रही है वो समस्याएं कम हो सके। तो दोस्तों हमने गन्ने का सीड ट्रीटमेंट देखा। अब बहुत ही जरूरी है फर्टिगेशन, और फर्टिगेशन में नीचे कमेंट बॉक्स में गन्ने का टोटल शेड्यूल हमने दे के रखा है, जिस शेड्यूल में गन्ना लगाने से पहले बेसल डोज, ये जो शब्द है दोस्तों बेसल डोज, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत डीपली कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। हमें एक चीज समझ लेना चाहिए कि 1 एकड़ गन्ने में जो 50,000 गन्ने हम खड़े करने वाले हैं, उन गन्नों को अगर 2 किलो का हमें बनाना है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए बहुत न्यूट्रिएंट की जरूरत है, और न्यूट्रिएंट का अपटेक
लगभग 9 से 10 महीने तक मिनिमम रहने वाला है अगर आपका शुरू भी गन्ना है तो, जो अर्ली जिसे लेट का गन्ना हम कहते हैं। तो दोस्तों फिर गन्ने में नेचुरली मैं अमूमन जो भी फील्ड में जाता हूं तो देखता हूं 2 या 3 डोज में लोगों का गन्ने का फर्टिगेशन का काम हो जाता है। सबसे कम ध्यान किसान अगर किसी फसल के तरफ देता है फर्टिगेशन के मामले में तो वो गन्ने में है। जो समझ में आए या जितना मिले, रेट ज्यादा है तो थोड़ा बहुत फर्टिगेशन बढ़ जाता है, या रेट कम है तो फर्टिगेशन कम हो जाता है। तो फर्टिगेशन में एक बहुत ही बेसिक लाइन आप मेरी याद रखिए या ध्यान में रखिए कि 100 टन गन्ने का जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है दोस्तों, लगभग 150 किलो नाइट्रोजन गन्ने को चाहिए 100 टन मेट्रिक टन उत्पादन आने के लिए, लगभग 40 से 50 किलो फास्फोरस चाहिए और 150 से 125 किलो तक पोटेशियम अपटेक होना चाहिए। ये बहुत लंबी बात हो जाएगी या इसका कैलकुलेशन समझाना, वही स्लाइड दिखाना और टेक्निकल बात हो जाएगी। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमने एक कॉमन डोज तैयार किया है। जो भी अच्छी कंपनी के फर्टिलाइजर्स मार्केट में अवेलेबल है, चाहे डीएपी है 10-26-26 है या फिर 24-24 है, 12-32-16 है, तो कोई भी ग्रेड आप लीजिए। अगर आपकी ग्रेड चेंज हो गई तो आपका डोज चेंज होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप डीएपी लेंगे तो भी 3 ही बैग डालेंगे, 10-26-26 लेंगे तो भी 3 ही बैग डालेंगे, सुपर फॉस्फेट लेंगे तो भी 3 ही बैग डालेंगे, तो उसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट मैच नहीं हो पाएगा, मिसमैच हो पाएगा। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप लाइव में है तो कमेंट्स में शुगर केन का टोटल शेड्यूल एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में 2 डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डोज है बेसल डोज, जो गन्ना लगाने से पहले हमें डालना है, वो उस डोज के बारे में मैं बात करने वाला हूं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है गन्ना लगाने के बाद एक ड्रिंचिंग करना, और तीसरा डोज जो 90 to 100 डेज पे देना है। वैसे गन्ने को जो लास्ट एप्लीकेशन है वो 190 दिन तक होना ही चाहिए। लगभग 6 से 7 महीने तक गन्ने को मिनिमम फर्टिगेशन होना चाहिए। और अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो नाइट्रोजन और पोटेशियम की मात्रा हम 90 महीने तक यानी लगभग 270 दिन तक देना बहुत जरूरी है, तभी हम एक 100 टन या उसके ऊपर जा सकते हैं। दूसरी चीज पानी का जो मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट, पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट, इसके बारे में हम अगले फेसबुक लाइव में बात करेंगे। फर्टिगेशन में आप इस तरह का शेड्यूल जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में मिलेगा, हो सके तो शांति से उसको लिख लीजिए, या फिर जिन लोगों के पास वो शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है तो जितने भी नंबर्स यहाँ पे स्क्रॉल हो रहे हैं, आप किसी भी नंबर हमारे टेक्निकल एडवाइजर को कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये शेड्यूल पा सकते हैं और उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए। आपके पास अगर 2 एकड़ गन्ना होगा दोस्तों, तो मैं आपको कहना चाहूंगा आप सिर्फ 1 एकड़ में हमने जो शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल को आप फॉलो कीजिए। 1 एकड़ में जो आपके पास आपका अनुभव है उस हिसाब से आप करते रहिए ताकि आपको डिफरेंस उसमें दिख सके। अब दोस्तों जो बेसल डोज है, जो भी लोग आने वाले 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में गन्ना लगाने वाले, उन लोगों को कम से कम गन्ना लगाने से 15 या 20 दिन पहले बेसल डोज आपके खेत में डाल देना है। बेसल डोज क्या रहेगा? लगभग डीएपी खाद पकड़ के ये डोज हमने बनाया है। अगर आपका खाद चेंज होता है तो डोज चेंज होगा। बेसल डोज रहेगा डीएपी 150 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटैश 100 किलो, ह्यूमॉल 20 किलो, रिलीजर 5 किलो, कैलनेट 10 किलो, और अगर आपके खेत में व्हाइट ग्रब की समस्या है या फिर टर्माइट्स की समस्या है तो रिजेंट ग्रैन्यूल आप 10 किलो ले सकते हैं, वरना लेने की जरूरत नहीं। इस डोज को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास गोबर खाद है पका हुआ तो आप गोबर खाद में भी ये फर्टिलाइजर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा रोटावेटर है तो रोटावेटर को चला के ये खाद अच्छी तरह से आप मिक्स कर ग्राइंड कर लीजिए, उसको बिल्कुल बारीक कर दीजिए और 1 एकड़ खेत में सरी में जिसमें प्लांटेशन होने वाला है उसमें ये टोटल खाद डाल देंगे। अभी वेस्टर्न महाराष्ट्र में 4-5 दिन तो बारिश है, लेकिन इसके बाद जैसी बारिश खुलेगी और जिसको बोलते कि अच्छा मॉइस्चर रहेगा जब हम खेत में काम कर सकते हैं, तब तक आप एक शेड के नीचे या पेड़ के नीचे या जहां भी आपका गोडाउन है वहां भी आप ये स्टॉक सॉल्यूशन बना सकते हैं। इस तरह से फर्टिलाइजर लेके उसका मिक्सचर बना के आप रेडी रख सकते हैं। दोस्तों और एक जरूरी चीज, अगर आपके पास अच्छे बैक्टीरिया वहां पे हैं, जैसे पीएसबी है, केएसबी है,
तो उस बैक्टीरिया को जरूर इस सॉल्यूशन में, इस कॉम्बिनेशन में जरूर ऐड कीजिए। 1 केजी, 2 केजी, 1 लीटर, 2 लीटर आप उसमें डाल सकते हैं। बहुत ही नमी कम है, मान लीजिए गोबर खाद एकदम सूखा है, ड्राई है और शेड में आपके पास है या कहीं छांव में आपके पास है, आपके एरिया में बारिश नहीं है, पानी नहीं है, तो आप थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें मेंटेन रखिए, थोड़ा सा मॉइस्चर आपको उसमें रखना जरूरी है। तो इस तरीके से बेसल डोस आप बनाइए। डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटैश, ह्यूमॉल, कैलनेट, रिलीजर और बैक्टीरिया पीएसबी, केएसबी आप उसमें डाल सकते। इस सॉल्यूशन को बना के सोइंग के पहले, प्लांटेशन के पहले, गन्ना लगाने के कम से कम 20 दिन पहले आप इसको डाल दीजिए। अगर आप बाहर तैयार रखते हैं तो आप गन्ने लगाने के 5 दिन पहले भी इसको डाल सकते हैं, क्योंकि इधर उसका काम चलते रहेगा। दूसरा बहुत ही जरूरी काम, इसको बिल्कुल भी टालना नहीं है। गन्ना लगाने के बाद, चाहे आपने गन्ने का सीड लगाया हो या गन्ने का पौधा लगाया हो, सीड लगाने के बाद या पौधे लगाने के दूसरे तीसरे दिन 150 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए आपको लेना है। उसमें मैं एक ड्रिंचिंग का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, उस सॉल्यूशन को आपको छोड़ देना है। तो ड्रिंचिंग ऐसा लेना है दोस्तों, 19-19-19 5 केजी 150 लीटर पानी में। अमरूद ड्रिंचिंग किट 1, बाविस्टिन 250 ग्राम, हमला 500 ml 150 लीटर पानी में लेके, जो स्प्रे पंप होता है उसका नोजल निकाल के ड्रिंचिंग आप डायरेक्ट 1 एकड़ में कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिप है तो आप ड्रिप से भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से पहला बेसल डोज, फिर प्लांटेशन किया और प्लांटेशन के बाद ड्रिंचिंग, इसको हमें बिल्कुल भी टालना नहीं है। ये ड्रिंचिंग और बेसल डोज से लगभग गन्ने का जो प्राइमरी स्टेज है, जो पहला ग्रोथ है, उसका जर्मिनेशन होना, टिलरिंग होना, ये काम हमारे आसान हो जाएंगे। अब दोस्तों 3 चीजों पे हमने बात की। वैरायटी का सिलेक्शन हमने देखा, जमीन तैयार करनी है, बेसल डोज जो है, बेसल डोज में गोबर खाद हो, ग्रीन मैन्योर अगर है तो वो भी आपको करना है। बेसल डोज में क्या लेना है उसके बारे में हमने बात की। प्लांटिंग मेथड जो 2 चीजें थी, पौधे लगाने के बाद क्या, कैसे पौधे लगाने हैं और डायरेक्ट सीड कैसा लगाना है, इसके बारे में हमने बात की। अब एक बहुत जरूरी चीज, जिन लोगों का 8 साली गन्ना लगा है, यानी जुलाई और अगस्त में जिन लोगों का गन्ना लगा है, तो काफी सारे किसानों ने जो हम तक पहुंचे, जिनकी समस्याएं हम तक पहुंची कि फुटाव नहीं है या टिलर्स नहीं है। 1 एकड़ में हमें जो 50,000 माइलेबल केन हमें बनाने हैं, तो अमूमन जब भी आप गन्ने के खेत में जाएंगे तो बॉर्डर पे आपको टिलर्स बहुत दिखेंगे, 20, 25, 30, 40 तक टिलर दिखेंगे। जैसे ही 4 फीट अंदर आप जाएंगे टिलर्स की संख्या कम हो जाएंगी, और जितना अंदर जाएंगे टिलर 2, 3, 1 पे आके रुक जाएंगे। तो एवरेज प्लांट पॉपुलेशन वहां पे मैनेज नहीं होगा। तो दोस्तों मैं कॉन्क्रीट सॉल्यूशन आज आपको देने वाला हूं। अभी जो आपके खेत में गन्ना रेडी है, चाहे आपने जिस तरीके से लगाया हो, 3x1.5 लगाया हो, 3.5 फीट के डिस्टेंस पे लगाया हो, गन्ने का बीज लगाया हो या गन्ने का पौधा लगाया हो, जो गन्ने की हाइट 3 फीट, 4 फीट या 5 फीट है, जिस गन्ने में आप थोड़ा काम कर सकते हैं, या जिसको मोठी बांधनी मराठी में कहते हैं, जो लगभग 100-120 दिन में किसान लगाते, जो आने वाले 15-20 दिन में लगाने वाले, मिट्टी का भराव जो लोग करने वाले, ऐसे लोगों के लिए नंबर ऑफ टिलर्स यानी फुटाव को बढ़ाने के लिए मैं एक कंक्रीट ड्रिंचिंग आपको देना चाहूंगा, और इसको आप जरूर ट्राई कीजिए। इसमें सिर्फ एक कंट्रोल हमें रखना है। 1 एकड़ का खेत अगर आपका है तो सेंटर में 3 लाइनों को यह काम नहीं करना है, बिल्कुल सेंटर में, इस साइड में भी नहीं, उस साइड में भी नहीं, सेंटर में 3 रोज, 3 लाइंस आपको छोड़ देने हैं, जिसको जो मैं सॉल्यूशन, जो ड्रिंचिंग का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, वो आपको नहीं करना है। 10 दिन में, 15 दिन में, आने वाले 25 दिन में आपके खेत में आपको जवाब मिल जाएगा कि इस काम से जहां पे किया है वहां पे क्या डिफरेंस दिख रहा है, वहां पे क्या रिजल्ट दिख रहे हैं, और जहां पे नहीं किया है वहां पे क्या रिजल्ट दिख रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, एक ड्रिंचिंग आपको करना है। लगभग 200 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए जरूरी रहेगा। जब भी आप ड्रिंचिंग करेंगे तो थोड़ा सा खेत में पहले ही नमी होना जरूरी है, और नेचुरली अभी तो पूरे गन्ने का जो भी बेल्ट है, चाहे मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, सब जगह पे, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, गन्ने में नमी है। तो 200 लीटर पानी में 1261 आपको लेना है 8 किलो, 0050 वो लेना है आपको 3 किलो, फॉलीबियन वो लेना है आपको 1 लीटर, ह्यूमॉल गोल्ड वो लेना है आपको 1 किलो, कैलनेट वो लेना है आपको 1 किलो, और रिलीजर वो लेना है आपको 1 किलो।
पुनः एक बार मैं दोहराता हूं, 200 लीटर पानी में 1261 अच्छी कंपनी का लेना है, वो लेना है 8 किलो, 0050 3 किलो, फॉलीब्यून 1 लीटर, यूमॉल गोल्ड 1 किलो, कैलनेट 1 किलो, रिलीजर 1 किलो। इस घोल को अच्छी तरह से आप बना लो 200 लीटर पानी में, और स्प्रे पंप में ये पानी भर के नोजल निकाल के डायरेक्ट गन्ने के जड़ में, जहां पे टिलर्स है 2 3 4, उस टिलर्स में आपको ये पानी डालना है। जब भी आप ये ड्रिंचिंग करें तो एक बात का ख्याल रखें कि गन्ने के खेत में नमी हो। इसके बाद अगर जरूरत है तो आप फ्लड इरिगेशन या ड्रिप से पानी दे सकते हैं। आधा 1 घंटा इस पानी को अगर आप देंगे तो टिलर्स और गन्ने का जो डेवलपमेंट है, गन्ने की पत्ते की जो चौड़ाई है, एक हाथ पूरा, ये 4 उंगलियां गन्ने के पत्ते पे बैठेंगी, इतनी उसकी चौड़ाई होगी। और जितनी चौड़ाई बढ़ेगी उतना फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा बनेगी, ओवरऑल ग्रोथ जो है, संपूर्ण विकास जो है गन्ने का, वो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमने बेसल डोज देखा। गन्ने में अभी जो लोग हैं जिनके पास फुटाव नहीं है, टिलर्स नहीं है, उन लोगों को सॉल्यूशन मैंने दिया। अब कई जगह पे व्हाइट फ्लाई दिख रहा है, कई जगह पे बोरर दिख रहा है, कई जगह पे रस्ट यानी तांबेरा वो भी दिख रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए अलग अलग सॉल्यूशन रहेंगे। तो जो भी नंबर्स नीचे दे रहे हैं या मेरा भी नंबर्स है, आप व्हाट्सएप पे आपके खेत में चाहे गन्ना हो, चाहे मिर्च हो, चाहे हल्दी हो, अदरक हो, कोई भी फसल हो, आप आपके खेत में जो भी समस्या है उसके फोटोग्राफ्स, 4-5 फोटो, छोटा सा वीडियो 15-20 सेकंड का आप पोस्ट कीजिए। विद इन नेक्स्ट 4 to 5 आवर्स, 4-5 घंटे में आपके मोबाइल पे आपकी समस्या का पूरा समाधान, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आज के इस फेसबुक लाइव में हमने मिर्च पे एक बहुत ही जरूरी सलाह देखी। उसके बाद तुअर में मराठवाड़ा, विदर्भ या जहां भी तुअर लगती है, गुजरात में भी काफी पैमाने पे लगती है, तो तुअर में एक बहुत ही अच्छी सलाह हमने दी है। बारिश जहां भी ज्यादा है और अगर आपका तुअर का खेत है तो दोस्तों मेरी सलाह वहां पे जरूर काम करेगी। आप हमारी सलाह को जरूर वहां पे फॉलो कीजिए। उसके बाद हमने कॉटन में एक सलाह दिया आपको दी है, उसको भी आप जरूर यूज करके आपका होने वाला नुकसान टाल सकते हैं, या जो सेकंड फ्लश है, जो फ्लावरिंग है, उसको हम और अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। गन्ने में मैं पुनः एक बार कहूंगा, किसानों के लिए सबसे ईमानदार फसल, सबसे ईमानदार क्रॉप यही है। और इसमें अगर थोड़ा सा टेक्निकली काम किया जाए तो गन्ने में 100 टन उत्पादन पर एकड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज, गन्ने में वैरायटी का सिलेक्शन हमने देखा, बीज प्रक्रिया हमने देखी, लगाने का तरीका हमने देखा, बेसल डोज क्यों जरूरी है, बेसल डोज कैसे बनाना है, उसमें कौन से खाद लेना है, वो सब हमने देखा। आपको अगर हमारी जानकारी दोस्तों अच्छी लगती है, आप हमारे जानकारी से आपके खेत में जो भी सॉल्यूशन हम देते हैं उसको आप अपनाते हैं, और अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, आपको कंट्रोल मिलता है, आपका अगर फायदा होता है, तो कम से कम 4-5 लोगों तक एक बात बताइए। अगर आपका ये सॉल्यूशन आपके लिए कुछ भी काम के नहीं, आप अप्लाई करते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो आप 100 लोगों को बताइए। बट अच्छे अगर लगे तो कम से कम 5-10 लोगों को बताइए। आप हमारा पाटिल बायोटेक ये फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही अलग अलग विषय आपके पास हम लेके आए और आपको उसकी जानकारी पहले ही मिले, आपको नोटिफिकेशन आएगा, ताकि वो लाइव सेशन आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन होता है, घंटा जो बाजू में है, तो उसको दबाइए ताकि वो वीडियो आप तक आ सके। आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब करें। और एक बहुत ही जरूरी बात जो मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि आने वाले समय से हर बुधवार को, हर सप्ताह के बुधवार को हम ये फेसबुक लाइव लेते हैं, हम आपसे जुड़ते हैं, ताकि आपको हमारे पास जो नॉलेज है, हमारा जो अनुभव है, वो आपके साथ हम शेयर कर सके। बट कुछ टेक्निकल वजह से आने वाले सप्ताह से हम बुधवार के बजाय हर शनिवार को शाम 6 बजे आपसे मिलेंगे और अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। आने वाले शनिवार को, यानी इस हफ्ते का नहीं, जो अगले हफ्ते का शनिवार होगा, उस शनिवार को गन्ने में कौन से रोग आते हैं, कौन से कीड़ आते हैं, पेस्ट आते हैं, उस पर क्या सोल्यूशन देना है, साथ ही साथ जो उस टाइम की बहुत बड़ी समस्या किसी भी फसल की हो, उस पे भी हम सॉल्यूशन आपको देंगे। उसके बाद हम केले पे बात करने वाले हैं। तो आने वाले 2 सप्ताह में गन्ना और केला
ये दो अहम फसलें रहेंगी, मेन फसलें रहेंगी, जिस पे हम आपको जानकारी देंगे, जानकारी साझा करेंगे। दोस्तों पुनः एक बार लास्ट में मैं आप सब लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपके पास मिर्च का 1 एकड़ खेत है और लास्ट स्टेज में भी है, तो भी आने वाले 20 दिन मिर्च के लिए बहुत जरूरी है। इस मिर्च में 4 क्विंटल 2 क्विंटल ईल्ड भी आप 1 एकड़ खेत में से निकाल सकते, तो भी आपको 20 से 25 हजार रुपए का 1 एकड़ में मुनाफा हो सकता है, उत्पादन मिल सकता है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में जितने भी मिर्च लगाने वाले किसान हैं, उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मिर्च पे ध्यान दीजिए। चाहे जो भी टेक्नोलॉजी आपको मिले, चाहे जो भी प्रोडक्ट आपको मिले, जिस भी कंपनी के हो, अगर वो परखे है तो आप उसका इस्तेमाल करके मिर्च में ये जो रेट्स मिले, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो एक बहुत बड़ी, पिछले 15 साल में मैंने मिर्च के इतने रेट नहीं देखे जो आज 60 रुपए 80 रुपए 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। तो आप इसका फायदा लीजिए, तेजी का फायदा उठाइए। अगर आपको हमारे तरफ से मिर्च में कोई भी एडवाइस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मिर्च का बहुत जरूरी 2 स्प्रे और 2 ड्रिंचिंग का शेड्यूल मैंने दे के रखा है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें कोई बदल आपको नहीं करना है। जब भी आप उसका इस्तेमाल करें तो पुनः एक विनती रहेगी कि सेंटर के 3 लाइन को आपको स्प्रे नहीं करना है, आपको ड्रिंचिंग नहीं करना है, ताकि आपके खेत में क्या आपको रिजल्ट मिला ये आपके खेत में रहेगा। अगर आपको इसके अलावा किसी भी फसल की समस्या हो तो सारे टेक्निकल एडवाइजर्स का नंबर हमने यहाँ पे दे के रखा है। मेरा पर्सनल नंबर भी यहाँ पे है 9923974222। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप आपके फोटो डाल सकते हैं, आपके फसल की फोटो डाल सकते हैं। जब भी आप फोटो डालेंगे दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आपका नाम और आपका डिस्ट्रिक्ट जरूर डालिए, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से दवाइयां हैं जो मिल सकती है, जो अच्छे फंगीसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड हो, उस हिसाब से मैं आपको रिकमेंड कर सकूंगा। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं, मैं आपकी इजाजत लेना चाहूंगा। पुनः मिलेंगे अगले शनिवार ठीक शाम 6 बजे गन्ने के बारे में जानकारी जानने के लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड नाइट।